आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन संस्कारधानी की सियासत में और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्री नजर आए एक्शन मोड में, किया अस्पताल का निरीक्षण, महिला ने लगाई मंत्री से गुहार, नशा बंद करो सरकार। नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण पर हुई कार्यवाही, दुकानों को तोड़कर सामान किया गया जब्त, आवारा मवेशियों को सड़कों से हटाने के दिए निर्देश। तीन महीने से नहीं मिला वेतन, प्लेसमेंट कर्मचारी बैठे हड़ताल पर, ठेकेदार पर लगाया ऐप की राशि नहीं देने का आरोप। जिले में कांग्रेस ने निकाली रैली, जलाया मुख्यमंत्री व गृह मंत्री का पुतला, पुलिस के साथ भी हुई झूमा झटकी। गंदगी से पटा रहता है शहर, संस्कारधानी में सफाई व्यवस्था नहीं है दुरुस्त, साफ सफाई को लेकर जिम्मेदारों पर जनता उठा रही सवाल। इस्तीफा देने पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, काम के अधिक भार के दबाव में लिया फैसला, भुगतान नहीं देने से जताई अपनी नाराजगी। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे दुर्ग से, जहां जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई है। महिला ने मंत्री से शराबबंदी, नशाबंदी को लेकर गुहार लगाई है। बता दें कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दुर्ग जिले में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे, जिस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने उनसे नशे को बंद कराने की गुहार लगाई। दरअसल महिला ने स्वास्थ्य मंत्री से क्षेत्र में गांजा और शराब को बंद करने की गुहार लगाई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, महिला स्वास्थ्य मंत्री से बात करते हुए नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नशे को लेकर लगातार सरकार पाबंदी लगाने के लिए अनेकों प्रयास कर रही है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ से नशे के खात्मे को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई हार चुकी है दुनिया। दुर्ग में जिला अस्पताल के बाहर महिला का स्वास्थ्य मंत्री से नशे को बंद कराने को लेकर गुहार लगाना ये साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में नशा अपने पैर बुरी तरह से पसारने लगा है। बता दें कि महिला मंत्री से शिकायत करते हुए कहती है कि नशे के कारण बच्चे लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महिला का ये कहना है कि शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने विभाग का मामला न होते हुए भी कार्यवाही की बात कही और फोन पर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला से बातचीत की। क्या बात हुई है आप भी सुनिए। एसपी साहब, जय हिंदी, एक महिला आई हुई है, क्या रुआ बांधा उस एरिया में काफी जो है गांजा, शराब और वो सब नशीली चीजें लोग बेच रहे हैं, ऐसा बता रही हैं। तो आप तत्काल टीम भेजिए, जरूरत पड़े तो हमारी ड्रग्स की टीम ले जाइए और ऐसे कारोबारियों का भी। तो अभी तत्काल उसको एक्शन करके रिपोर्ट करिए शाम रात तक, क्या हुआ उसमें, क्या रुआ बांधा एरिया में जो भी उधर के होंगे तत्काल जाए पूरी फोर्स। बता दें कि इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने एसपी से तुरंत एक्शन लेने को कहा और साथ ही साथ नशे को लेकर कार्यवाही करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री का यह अनोखा अंदाज इस वक्त चर्चाओं में बन चुका है। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों नशे का कारोबार अपनी चरम सीमा पर है। लगातार इस पर कार्यवाही करने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक ये समस्या खत्म हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। अगली खबर खैरागढ़ से, जहां शहर में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नगरपालिका के तोड़ू दस्ते द्वारा स्टेट हाईवे के किनारे अतिक्रमण करने वाले सभी अतिक्रमणकारियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए जेसीबी से सभी दुकानों को तोड़कर सामान को जब्त किया गया है। इसके अलावा आए दिन मवेशियों से टकराकर कई राहगीर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसके लिए एसडीएम टंकेश्वर साहू ने नगरपालिका के कर्मचारियों को मुख्य मार्ग से मवेशियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार मुख्य मार्ग के किनारे अतिक्रमण करने वाले सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है, ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
अतिक्रमण के संबंध में यह है कि जो भी अपने खैरागढ़ मुख्य मार्ग है उसके रोड किनारे जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ये शासन के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दुर्ग में आयोजित कोसरिया यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस बीच वे एक्शन मोड में भी नजर आए। कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री अचानक दुर्ग जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और पूरा अमला अलर्ट मोड पर आ गया। बता दें, निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य विभाग की महिला आइसोलेशन वार्ड के निर्मित बिल्डिंग के निर्माण कार्य में हुए भारी अनियमितता की जानकारी मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल भवन का मुआयना किया। जिला अस्पताल दुर्ग में 80 लाख की लागत से महिला आइसोलेशन वार्ड के निर्माण में हुए भारी अनियमितता को देखते हुए CGMSC के सब इंजीनियर ललित वर्मा को तुरंत बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया। ये यहाँ मैं दूर आया हूँ, 1.5 साल पहले बना था। पूरा वो ऊपर का इसका सीलिंग भी बैठ गया, पूरा हॉस्पिटल के हटे हुए हैं। इसमें जो इंजीनियर था, क्या नाम है, ललित वर्मा, उसको टर्मिनेट कर दो, तुरंत ऑर्डर भेजो मेरे और इसको जांच करो। इसमें SDO की गलती होगी तो इनको भी खिलाफ कर। अगली खबर संस्कारधानी राजनांदगांव से, जहां जल विभाग एवं विद्युत विभाग के प्लेसमेंट कर्मचारियों का 3 महीने से वेतन और 16 महीने से EPF नहीं मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों ने राजनांदगांव नगर पालिका निगम कार्यालय परिसर में हड़ताल किया है। दरअसल आपको बता दें, कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक पेमेंट नहीं होगा और ऐप के पेमेंट खाते में नहीं आएंगे तब तक के प्लेसमेंट कर्मचारी पूरी तरीके से काम बंद कर हड़ताल पर बैठे रहेंगे। वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा ऐप की राशि कर्मचारियों के खाते में अब तक नहीं दी गई है। नमस्कार, मैं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आपको बता दें कि अभी इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, राजनांदगांव का नगर पालिका निगम कार्यालय है। इस कार्यालय के परिसर में मैं खड़ा हुआ हूँ और आप जो तमाम मेरे पीछे जो भीड़ देख पा रहे होंगे, ये इनकी वजह से लोगों को, आम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो सारा कुछ मिल पाते हैं। लेकिन अब ये अपनी काम को बंद करके यहाँ पर आ चुके हैं, अपना प्रदर्शन जारी कर चुके हैं। पहले तो हम जानेंगे कि इनका काम क्या है और आम लोगों को कितना प्रभावित पड़ेगा इनके हड़ताल में जाने के बाद। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम दाताराम साहू है। मैं जल विभाग का कर्मचारी हूँ। मेरा ड्यूटी यही पेंड्री में, मैं वहाँ ना पंप ऑपरेटर हूँ। सुबह शाम हम लोग का काम रहता है पानी देने का, है ना। तो जैसे भी हम लोग हड़ताल में है तो वहाँ ना पानी मिलना मुश्किल है। हमारा मांग ये है कि हमारा जो 16 महीने से जो EPF का पैसा है वो हमारे अकाउंट में अभी तक ना ठेकेदार डाले है, तो उसकी वजह से और ना 3 महीने का हमारा जो पेमेंट है वो ना रुका हुआ है। इसी वजह से हम लोग यहाँ ना हड़ताल में सभी भाई, बिजली वाले भी हमारे साथ, विद्युत वाले और ना जल विभाग के भी कर्मचारी है जी। अगर आप लोग काम अपना अभी बंद कर चुके हैं तो लोगों को कितनी तकलीफें होंगी? लाइट बंद हो जाएगी सर, पूरी लाइट बंद हो जाएगी। सब अंधेले में रहेंगे। मानो कि राजनांदगांव में वार्ड का, प्रत्येक वार्ड का कम से कम लाइट तो बंद हो गई, जो बंद है वो चालू नहीं होगा। आपको बता दें कि इन दिनों राजनांदगांव नगर निगम जो है फिर से सवालों के घेरे पर आ चुकी है और इस सवालों के घेरे पर आने का जो मकसद है वो इन लोगों के EPF के पेमेंट को लेकर के है। आखिरकार बड़ा मामला उठ कर के आ रहा है कि जब EPF होता ही नहीं है तो पेमेंट कैसे रिलीज कर दिया जाता है। की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कभी न महापौर ने प्रयास किए और नगर निगम आयुक्त तो जो है वो पूरी तरह से महापौर के इशारे पर काम कर रही, जिसका दुष्परिणाम है कि 16 महीने हो गए, 16 महीने से EPF जमा नहीं हुआ है। और मैंने अभी जब अकाउंट शाखा से बात किया हूँ तो मेरे को पता चला है कि जनवरी से तो ठेकेदार को भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि EPF जमा नहीं किया करके। तो नगर निगम आयुक्त इतने दिनों से सोए हुए हैं, उनको नींद से जागना चाहिए। लेकिन ये जो कर्मचारी जो मूलभूत सुविधा में काम करते हैं, ये बेचारे जब इनको तनख्वाह मिलता है तब इनका घर परिवार पलता है, इनके बच्चों को जो है स्कूल की फीस जमा करनी है, ड्रेस खरीदना है। महापौर नगर निगम आयुक्त की पूरी तरह से ठेकेदार के साथ मिलीभगत है। इसमें देखा जाए तो आम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं है उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा इनके हड़ताल में जाने के बाद? इनके हड़ताल में जाने के बाद में मैं देख रहा हूँ कुछ वालमैन भी हैं। जब वालमैन पानी टंकी से वाल खोलेंगे नहीं तो उनको पेयजल कहाँ से मिल पाएगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। तकलीफ उठाना पड़ रहा है पेमेंट के कारण से, क्योंकि हम लोग बाहर से हमको पैसा ला के अपना किराना का पैसा देने के लिए, और किराना वाला भी हमको
क्या है, किराना भी सामान देने के लिए मना कर देते हैं। कर्जा लेते हैं तभी तो परिवार चलेगा सर। 3-3 माह से पेमेंट नहीं हुआ है तो हम लोग तो कर्जा ही लेके ही चलाना पड़ेगा। इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही है? अब इसमें मतलब ठेकेदार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। तो इसमें आप क्या चाहते हैं कि नगर निगम ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करे? जी हाँ, कार्यवाही करना चाहिए। कितने महीने का पेमेंट रुका हुआ है? 3 माह का पेमेंट नहीं मिला है और 16 माह का पीएफ पैसा नहीं मिला। यदु जी, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि जब इन लोगों के पेमेंट नहीं मिल पा रहे हैं तो इसमें कार्रवाई के लिए बाध्य कौन है? नगर निगम आयुक्त जिम्मेदार है पूरी तरह से। क्यों अपनी जिम्मेदारी से वो मुंह फेरते नजर? नगर निगम आयुक्त को कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है, निगम के मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। ये मूलभूत सुविधा से जुड़े हुए हैं। आप शहर के सड़कों की स्थिति देखिए, क्या दुर्गति बना के रखे। निगम आयुक्त रोज राउंड में निकलते ना, जब राउंड में निकलते सुबह 8 से 10 फील्ड में जाते हैं तो क्या देख रहे हैं? आँख में पट्टी बांध करके घूम रहे हैं क्या नगर निगम आयुक्त? नगर निगम आयुक्त को महापौर के इशारे पर काम करना बंद करना चाहिए और शहर हित में, कर्मचारी हित में काम करना चाहिए। अब काम बंद करने के बाद पूरे राजनांदगांव जिले भर में 51 वार्ड है और इस 51 वार्ड में वार्ड वासियों को कितनी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, और जो आम लोगों के एक आम जीवन में मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के। अधिकारियों का किस प्रकार का रवैया होता है वो साफ तौर पे सामने नजर में ही आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी इस वक्त अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। शहर के अंबेडकर वार्ड में टुल्लू पंप रिपेयरिंग करने आए प्लम्बर की वायर जोड़ने के दौरान करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। मृतक अपने घर में अकेला कमाने वाला सदस्य था। ऐसे में अचानक हुई इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। शव का पंचनामा कर मरचूरी में रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज जिला कांग्रेस राजनांदगांव ने शहर के जयस्तंभ चौक से कांग्रेसियों ने रैली निकाली और मुख्यमंत्री, गृहमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। कांग्रेसियों ने शहर के मानव मंदिर चौक में मुख्यमंत्री, गृहमंत्री का पुतला लाया और आग लगानी चाहिए, लेकिन जवानों ने उन्हें रोक दिया। बता दें कि काफी देर तक झूमाझटकी भी हुई। बता दें कांग्रेसी वापस कांग्रेस भवन की ओर आने लगे। फिर से कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री का दूसरा पुतला लाया और आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस तरह से जवानों को चकमा देकर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला जला ही दिया। आपको बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा में कांग्रेस के युवा विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर विरोध में जेल भरो आंदोलन का दौर भी जारी है। राज्य के अलग अलग शहरों एवं कस्बों में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेसी मुखर होकर सामने आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार भिलाई में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, जिस प्रकार से कांग्रेसियों के ऊपर लाठीचार्ज करना, कांग्रेसियों को अंदर करना, उनके खिलाफ में FIR करना, यदि कोई न्याय मांगने जा रहा है, यदि कोई बात को कहने जा रहा है तो वो भाजपा सरकार सहन नहीं कर पा रही है, क्योंकि भाजपा सरकार बैकफुट में आ चुकी है। उनकी सरकार के आते ही जितने भ्रष्टाचार हुए हैं और जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, जिसको दबाने के लिए वो अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और जो न्याय मांगने जाता है उनकी आवाज को दबाने के लिए घटनाक्रम कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। जहां बोलता है इतिहास, जमीन पर लिखा इतिहास, सौंदर्य का खजाना, लोगों की आस्था का केंद्र, जिनसे जुड़ी हैं कई कहानियां, हर कदम के साथ खुलते रहस्य के द्वार, प्रदेश के दर्शनीय स्थलों की कहानी। देखिए टाउन टूरिज्म में। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृष्ण जन्माष्टमी पर अवतार कल्चर सोसाइटी के तत्वाधान में 28 अगस्त को कबला कॉलेज चौक में दही हांडी लूट का आयोजन किया गया, जिस आयोजन समिति के अध्यक्ष मोहन साहू और उनकी अवतार कल्चर सोसाइटी ने इस आयोजन को लेकर के इंडिया टाउन न्यूज के पत्रकार अजय सोनी से खास बातचीत की।
बता दें कि उन्होंने बताया कि ये आयोजन को होते हुए 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 14वां वर्ष होने पर पूरी टीम बेहद ही खुश है। इस दही हांडी आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गोंदिया, मध्य प्रदेश, रायपुर, दुर्ग सहित सभी जगहों की टोली आती हैं और दही लूटने का पूरा प्रयास करती हैं। दही लूटने वाली टोली को इस वर्ष 71,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। मुंबई की तर्ज पर हाईटेक मशीनरी का उपयोग कर क्रेन मशीन पर मटकी लटकाई जाती है। इस बार धारा करेला की टीम ने अपना बेहतर प्रदर्शन कर पहला पुरस्कार प्राप्त किया। बता दें कि और आने वाले साल में हर साल की तरह इनाम की राशि में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं विजेता टीम ने भी काफी खुश होकर ऐसे आयोजन के लिए अवतार कल्चर सोसाइटी की टीम को बधाइयां भी दी हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आज हम आपको दिखाएंगे संस्कारधानी राजनांदगांव की विशाल दही हांडी, जिसे आयोजित किया जा रहा है अवतार कल्चरल सोसाइटी के द्वारा। यह आयोजन का 14वां वर्ष है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं साउंड सिस्टम जो लगा हुआ है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं क्राउड, भीड़ जो है वह 9 बजे के बाद आपको नज़र आएगी। 71,000 रुपये का इनाम उस समिति को मिलेगा जो नंदलाल की दही हांडी फोड़ने में सफल साबित होगी। आपको बता दें कि आसपास के क्षेत्रों से भी, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से भी दही हांडी फोड़ने के लिए यहाँ पर टीम आती है। छोटू इलेक्ट्रॉनिक्स ये 14वां वर्ष का अवतार कल्चरल सोसाइटी का जो कार्यक्रम था वो भव्य रूप से मनाया गया है, जिसको लेकर के तमाम जगहों की टीमें भी आई हुई थी और अभी हमारे साथ वर्तमान में विजेता टीम खड़ी हुई है। जानेंगे, बात करेंगे क्या एक मन में उत्साह है और कितना उत्साह को ये अभी मना रहे हैं। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार वैष्णव है। आपके टीम का नाम क्या है? मेरा मनमोहना ग्रुप सलोनी, मैं उस टीम का अध्यक्ष हूँ। और हम पिछले 15 दिनों से जहाँ जहाँ भी प्रतियोगिता होता है वहाँ जाते हैं और जहाँ भी गए हैं अभी तक खाली हाथ भगवान की कृपा से वापस नहीं आए हैं। और भगवान की कृपा ऐसी है कि जहाँ भी गए हैं लूट के आए हैं और आगामी जहाँ भी होगा। अभी कल हम लोग डूंगरगांव भी जाने वाले हैं। हम पिछले 15 दिनों से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारी टीम बहुत मजबूत है और संगठित है और इस संगठन को हम आगे और बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ 42 लोगों का 42 लोगों का। तो अंततः कितने लोग लूट पाए? हम 25 लोग लूट पाए। 25 आयोजन तो शानदार है, क्योंकि जहाँ भी गए हैं वहाँ से कहीं बेहतर आयोजन है और बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है सभी टीमों के लिए। जो भी बाहर से दर्शक आए थे सबके मनोरंजन अच्छा किया, अच्छे लाइटिंग भी व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छी समिति है यहाँ की संस्कारधानी की। मैं देखा हूँ यहाँ आने के बाद। कितना पुरस्कार हासिल हुआ? 71,000 रुपये। 71,000 रुपये नगद पुरस्कार? नगद का 60,000 रुपये नगद पुरस्कार, 11,000 का गिफ्ट हैम्पर मिला है हमको। 13 वर्ष पूर्ण होने के बाद 71,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि विजेता टीम को देने के बाद जो एक मुस्कान, जो एक खुशी चेहरे पर देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फूले ना समा रहा हो। लेकिन आपको बता दिया जाए कि आने वाले भविष्य में, आने वाले वर्ष में और भी अनोखा कुछ करने का एक जज्बा दिल पर है, दिमाग पर है। अध्यक्ष जी, आप बताएंगे कि 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब तो ये कहा जा सकता है कि 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद क्या एक खुशी है? हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन अब जनता का आशीर्वाद था और राजनांदगांव वासियों का और उसके साथ साथ प्रदेश वासियों का आशीर्वाद था कि ये आयोजन हर वर्ष बढ़ता गया, भव्य होता गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त था। तो और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त था। तो
आगे भी बहुत बड़ा और बड़े स्तर पे और बड़ा होते जाएगा। हर साल 10,000 रुपए की राशि आप लोगों के द्वारा यहाँ पर बढ़ा दी जाती है, तो क्या आने वाले वर्ष में फिर भी बढ़ाया जाएगा? और हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जाएगा, हर वर्ष बढ़ाया जाएगा। मतलब ये तक क्या अवतार कल्चरल सोसाइटी और जो भी कार्यक्रम का स्तर है ना, आपको हर वर्ष बढ़ता हुआ ही दिखेगा। कुछ नया मिलेगा हर बार, कुछ नया पुरस्कार राशि बढ़ती हुई मिलेगी। क्या लगता है कि आज जो विजेता टीम आई थी, धारा करेला की जो टीम है, उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, ये एक दृश्य देखा गया कि टोली के जो वो माखन चोर के जो बच्चे हैं वो लटकते हुए नजर आए मटकी पर। एकदम अद्भुत नज़ारा था और जनता पूरे सबकी नज़रें वहाँ टिकी हुई थी। जब वो फूटा ना तो एक अलग ही माहौल था, मज़ा आ गया, एकदम दिल गदगद हो गया बस। हाँ, लगभग तकरीबन कितने लोगों की भीड़ आई होगी आज यहाँ पर? कम से कम 10 से 15,000 पब्लिक रही होगी। 10 से 15,000 पब्लिक आराम से। तो ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी। चलिए, भीड़ तो बढ़ती ही जाएगी, लेकिन लोगों का वो टीम का अवतार कल्चरल जो सोसाइटी है, उनका क्या एक खुशी आज उनके दिल पे है, और इस चीज को लेकर के आने वाले वर्ष में क्या कुछ नया करने वाले हैं, वो सारा चीज हम आपसे बात करके साझा तो कर लिए हैं, लेकिन आने वाले वर्ष के लिए और भी क्या कुछ तैयारी रहेगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। स्वच्छ भारत अभियान, इस अभियान का उद्देश्य देश को गंदगी से मुक्ति दिलाना है, लेकिन साफ सफाई की जिम्मेदारियों का ठेका लेकर बैठे अधिकारियों को क्या शहर में फैली गंदगी की सुध लेने की फुर्सत तक नहीं है? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। शहर में फैली गंदगी से नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसका शिकार आमजन हो रहे हैं। राजनांदगांव में सफाई व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूं तो सरकार और अधिकारियों द्वारा मंच से देश को सफाई और स्वच्छता के मामले में अव्वल लाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या कहती है, आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं। सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सरकारी स्तर पर लाखों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में जनता की सेवा और शहर को साफ रखने का अभाव नजर आता है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में डायरिया और डेंगू मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। साल 2024 के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश भर में इस वर्ष जनवरी से अब तक डायरिया के 10,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। वहीं मलेरिया के लगभग 20,000 और डेंगू के इस वर्ष अब तक 30 मरीज मिल चुके हैं। इन बढ़ती बीमारियों और एकमात्र इसकी वजह है हमारे आसपास फैली गंदगी। संस्कार धानी राजनांदगांव, जिसे शहर में साफ सफाई को बरकरार रखने के लिए पुरस्कृत भी किया गया था, आज उसकी दशा और सफाई का स्तर क्या कह रहा है, ये जनता से आप सुनिए। इंडिया टाउन न्यूज ने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर साफ सफाई के मुद्दे पर स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिसमें उनका कहना था कि शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा सी गई है। चारों ओर फैली गंदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस गंदगी के कारण वयस्क और बुजुर्गों के अलावा ज्यादातर बच्चे मलेरिया और डेंगू की चपेट में आ जाते हैं। जनता द्वारा कई बार जिम्मेदार अधिकारियों के कान में शहर में फैली गंदगी की बात डाली गई, बावजूद इसके शहर में फैली गंदगी की ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया। सुनिए राजनांदगांव की जनता ने सफाई व्यवस्था पर क्या कुछ कहा है। ये डंप यार्ड नहीं है, ये अभी तक कई पार्षद बन चुके हैं, लेकिन अभी तक ये ना साफ सफाई ढंग से हो नहीं पाता। यहाँ पर वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी महिला है मधु वैद, जो यहाँ की पार्षद है, उनको भी बोला गया है कि साफ सफाई पे ध्यान दिया करो। ये डंप यार्ड तो नहीं है अभी जो वर्तमान में हो रहा है, पर ये कचरा यहाँ से हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं, पहले यहाँ पे था, उसके बाद वहाँ गया है। निगम द्वारा साफ सफाई को लेकर जनता बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आती। जनता का ये कहना है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी सड़कों में गंदगी पसरी हुई है। जगह जगह फैल रही गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिसके चलते आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं। बावजूद इसके साफ सफाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये पक्ष संस्कार धानी की जनता का था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी या फिर ये कहे कि जिनके ऊपर शहर की सफाई का जिम्मा है, वो इस विषय में अपना क्या पक्ष रखते हैं, इसके लिए जानने के लिए हम नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर मोबिन अली से बातचीत करने पहुंचे।
और शहर की साफ सफाई का जब हिसाब लिया तब उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के 51 वार्ड में 603 सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की जाती है। साथ ही हर जगह जगह कूड़ेदान की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सफाई व्यवस्था जो है प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन होती है। हमने सभी 51 वार्डों को कुछ सेक्टरों में बांटा हुआ है, जहाँ पर सफाई दरोगा, सफाई स्वच्छता निरीक्षक, इसके अलावा तकनीकी शाखा के जो है सब इंजीनियर्स लोगों को अभियंता जो मॉर्निंग विजिट में जाते हैं, इंक्लूडिंग जो है उपायुक्त, और प्लस सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो है नगर निगम के आयुक्त वो प्रति दिवस जो है किसी न किसी वार्ड में सफाई व्यवस्था को प्रातः जो है निरीक्षण के लिए जाते हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था कैसी है, ठीक चल रही कि नहीं चल रही है। बता दें कि राजनांदगांव को साल 2020 में स्वच्छता के मामले में राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं कचरे के ढेर में समाती नजर आ रही है। पूरा शहर सजावट की तरह गंदगी से भरा हुआ है और इसमें बीमारियां भी पनप रही हैं, और इस बीमारियों से नगर निगम अनजान है। कहीं ना कहीं इस बीमारियों का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। ना ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो रहा है, ना ही इस फैली हुई गंदगी का सफाया। विडंबना तो ये है कि निगम की इस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना बर्ताव का खामियाजा या फिर कहा जाए भुगतान जनता उठा रही है। बहरहाल अब देखना ये है कि निगम की आंखों से लापरवाही की पट्टी कब हटती है और कब होता है इस समस्या का समाधान। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। राजनांदगांव महिला बाल विकास के अंतर्गत आने वाली 60 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सामूहिक रूप से इस्तीफे देने पहुंची हैं। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हम बीएलओ का काम करते हैं, साथ ही साथ हमें पोषण आहार का भी काम करना पड़ता है। अपने काम के अलावा हमें बहुत सारे काम और भी दिए जाते हैं जिनका हमें भुगतान नहीं किया जाता है और काम का बोझ बढ़ जाता है। हमको जाति गणना जो अभी ओबीसी सर्वे वो भी हमको दिया गया है, जबकि ये काम नगर निगम का है। ना हमको उसका मानदेय दिया जा रहा है, ना उसका कुछ चीज हमको नहीं दिया जा रहा है, कुछ लाभ नहीं। हमारे ऊपर उल्टा काम ऊपर काम, हमारे ऊपर दबाव, ये एक महिला बाल विकास का दबाव, एक बीएलओ निर्वाचन विभाग का विभाग, एक नगर निगम से विभाग से दबाव। हम इतने सारे विभागों का काम हम अकेले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब करते हैं, उसके बाद भी हमको कुछ उसका कुछ लाभ नहीं मिलता। सीएम मेडिकल कॉलेज रोड पर कुरूद गांव के छोटे तालाब में पानी पीने से 2 बछड़ों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि पानी में किसी अज्ञात ने केमिकल मिला दिया था। इस केमिकल पानी को पीने से 2 बछड़ों की मौत हो गई। वहीं घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले कर्मी अक्सर केमिकल के ड्रमों को तालाब किनारे धोते हैं। इसके चलते पानी दूषित होने पर मछलियां और जानवरों की भी मौत होने लगी है। वहीं पोल्ट्री फार्म मालिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन और पुलिस को आवेदन भी दिया जाएगा। और इसी के साथ इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन संस्कारधानी की सियासत में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।